राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा थाट राग वर्गीकरण। तो हमारा सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा थाट राग वर्गीकरण है वो कितनी थाट हैं और इसका जो वर्णन है वो किस विद्वान ने किया है। और सबसे पहले तो हम अपने थाट को एक डेफिनेशन समझ लेंगे छोटी सी कि थाट है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में लिखेंगे कि वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे थाट कहते हैं। उसे थाट कहते हैं। तो यानी कि वह स्वर समूह जिसमें राग को उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे थाट कहते हैं। और थाट जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। थाट संस्कृत का शब्द है। थाट संस्कृत का शब्द है। और थाट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मेल ही है। यानी कि उत्तर भारतीय संगीत में जिसे थाट कहा जाता है उसी को दक्षिण भारतीय संगीत में मेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। और जो हमारे थाट राग वर्गीकरण है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो आइए लिखते हैं। आधुनिक काल में यह पद्धति जो है थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आधुनिक काल में यह पद्धति किस नाम से प्रसिद्ध है? तो थाट राग वर्गीकरण के नाम से। थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जो हमारा थाट राग वर्गीकरण है वो कैसे है? तो पंडित भातखंडे जी ने सभी रागों के लिए 10 थाटों का वर्गीकरण किया है। किसने? तो इस पद्धति को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंडित भातखंडे जी को इस पद्धति को लाने का श्रेय जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि पंडित भातखंडे जी ने नेक्स्ट पॉइंट में आगे लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे, आप इतना ही नोट कर लीजिए, आएगा नहीं ये तो इतना नोट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं आगे इसमें कि जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने थाट राग वर्गीकरण पद्धति को प्रचार में लेकर आए और उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पंडित भातखंडे जी ने
सभी रागों के लिए सभी रागों के लिए 10 ठाटों का 10 ठाटों का वर्गीकरण किया है। जो मुख्य रूप से वर्तमान में प्रचलित है या वर्तमान में प्रचलन में है। वर्तमान में प्रचलन में है, यानी कि अतः जो 10 ठाट हैं, 10 ठाट हैं, उनके नाम व स्वर इस प्रकार से वर्णित हैं। इस प्रकार से वर्णित हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर हम अपनी 10 ठाटों के नाम और उनके जो स्वर स्वरूप जो है उसको हम समझ लेंगे। तो ठाटराग वर्गीकरण पद्धति को प्रचार में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो वो है हमारे आधुनिक विद्वान पंडित भातखंडे, यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी। तो इतना नोट कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जानते हैं वो हमारी 10 ठाट के नाम और स्वर स्वरूप किस प्रकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठाट नाम, पहले लिख लीजिए क्रम संख्या, फिर ठाट नाम, और इधर आ जाएगा हमारा स्वर स्वरूप। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा कल्याण ठाट। कौन सा? तो कल्याण। नंबर सेकंड हमारा बिलावल। नंबर थर्ड है हमारा खमाज, के बाद काफी, भैरव, आशावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। काउंट करिए, ये हमारे 10 हो रहे हैं क्या? कोई सा छूट गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट है। ठीक है, तो ये हमारे 10 ठाटों के नाम हैं। अब हम इनके स्वर स्वरूप को समझेंगे कि इनका जो स्वर स्वरूप है वो किस प्रकार है। तो पहले हम सभी के स्वर लिख लेंगे, फिर हम इनके चिन्हों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सा रे ग म पा धा नी। तो कल्याण में जो है वो हमारा म तीव्र होता है, यानी कि तीव्र का शाइन क्या होता है कि स्वर के ऊपर खड़ी लकीर। और बिलावल में 7 स्वर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो शुद्ध होते हैं, यानी कि किसी भी स्वर पर कोई निशान नहीं होता। नंबर थर्ड है हमारा खमाज। तो खमाज में हमारे 7 स्वरों में से निषाद जो स्वर होता है वो हमारा कैसा होता है? तो कोमल होता है आरूह में। तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि नी के नीचे पड़ी
लकीर। काफी में जो है हमारी 7 स्वरों में गानी स्वर कोमल होता है, यानी कि ग और नी कैसा होता है, कोमल। आगे भैरव आ जाएगा, तो भैरव में हमारे रेधा स्वर कोमल होते हैं, यानी कि भैरव जो थाट होता है उसका क्या रूप है, यानी कि रे और ध स्वर कैसे, कोमल। आशावरी में 3 स्वरों की अवस्था कोमल होती है, कौन कौन सी, तो ग, ध और नी। ग, ध और नी। भैरवी राग में जो है वो हमारे 4 स्वरों की अवस्था कोमल होती है। भैरवी थाट में 4 स्वरों की अवस्था कोमल होती है, वो कौन कौन से हैं, तो रे, ग, ध, नी। पूर्वी में हमारे रे कोमल होता है और म तीव्र होता है। रे कोमल, म तीव्र। मारवा में हमारा क्या होता है, नहीं, पूर्वी में रेधा कोमल होता है और मारवा में हमारा रे कोमल म तीव्र होता है। रे कोमल म तीव्र होता है, पूर्वी में रेधा कोमल म तीव्र होता है। लास्ट में हमारा कौन सा है, तो तोड़ी। तोड़ी में क्या होता है, तो तोड़ी में रे, गा, धा कोमल और म तीव्र। तो यहाँ लिखेंगे कि सा, रे, ग, म, पा, धा और नी। इसमें क्या होता है, रे कोमल, धा कोमल, रे घ, ध कोमल और म तीव्र। तो जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इसमें रे कोमल है, म तीव्र है। शुरू से देख लेते हैं। कल्याण में म तीव्र है, बिलावल में सभी 7 स्वर शुद्ध हैं हमारे। खमाज में तो हमारा कोमल नी का प्रयोग होता है। काफी में ग कोमल और नी कोमल। भैरव में हमारा रे कोमल और ध कोमल। आशावरी ग धनी कोमल होते हैं और भैरवी थाट में 4 स्वर कोमल होते हैं, वो हैं रे, ग, ध और नी। पूर्वी में हमारा रे कोमल है और ध कोमल है और इसमें म तीव्र का प्रयोग होता है। मारवा में रे कोमल है और म तीव्र है। तोड़ी में हमारा रे, ग, ध कोमल और म तीव्र। तो इस प्रकार से ये हमारे 10 थाट हैं जो भातखंडे जी ने मुख्य 10 थाट बताए हैं। कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, आशावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। तो जैसा कि आगे जानते हैं, इसमें इतना नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं कि जो विद्वानों ने अलग अलग अपने ग्रंथ में संख्या बताई है थाटों को लेके। तो चलिए, इतना नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक बार रिवीजन करेंगे। 10 थाट कौन कौन से हैं हमारे, तो कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, काफी, आशावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे लोचन जी क्या बताते हैं। उनका ग्रंथ कौन सा है, तो लोचन राग तरंगिनी द्वारा लिखा हुआ, राग तरंगिनी जो ग्रंथ है वो लोचन जी द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि लोचन कृत राग तरंगिनी ग्रंथ में, लोचन कृत राग तरंगिणी ग्रंथ में, कौन सा, तो तरंगिणी। तो यहाँ लिखेंगे कि लोचन कृत राग तरंगिणी ग्रंथ में लोचन जी ने कितने थाट माने हैं, तो लोचन जी ने 12 थाट के अंतर्गत, यानी कि जैसा अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने 12 थाट माने हैं। तो 12 थाट के अंतर्गत
12 थाट के अंतर्गत 75 रागों को रखा है। कितनी? तो 75 रागों को रखा है। कितने राग रखे हैं इन्होंने? तो इन्होंने 75 थाट माने हैं और उनमें राग की संख्या कितनी मानी है? तो 75 राग माने हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो रामामात्य जी। नंबर दूसरे कौन से हो जाएंगे हमारे? रामामात्य, जिनका ग्रंथ कौन सा है? तो स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ। तो यहाँ लिखेंगे कि रामामात्य कृत स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ में स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ में रामामात्य जी ने कितने थाट माने हैं? तो इन्होंने 20 मेल के अंतर्गत 63 रागों को रखा है। तो यहाँ लिखेंगे कि रामामात्य जी ने 20 मेल के अंतर्गत कितने राग माने हैं? तो 63 राग माने हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पॉइंट बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि जो हमारे रामामात्य हैं इन्होंने 20 थाट माने और जो हमारे लोचन जी हैं उन्होंने 12 थाट माने। तो चलिए मैं इसको साफ करके आगे बताती हूँ आपको कि हमारे वेंकट मुखी जी ने कितने माने हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे वेंकट मुखी। तो वेंकट मुखी जी ने वेंकट मुखी कृत ग्रंथ, या ऐसे ही लिख लीजिए कि वेंकट मुखी जी ने अपने ग्रंथ कौन सा है? तो चतुर्दंडी प्रकाशिका। चतुर्दंडी प्रकाशिका प्रकाशिका में इन्होंने 19 मेल के अंतर्गत 19 मेल के अंतर्गत कितने रखे हैं? तो इन्होंने 54 रागों को वर्गीकृत किया है, या माना है या रखा है, बात एक ही है। 54 रागों को रखा है। वैसे अगर देखेंगे तो इन्होंने गणित के हिसाब से, तो इसी में आगे लिख लीजिए कि इन्होंने गणित के हिसाब से एक थाट से, इन्होंने गणित के हिसाब से एक थाट से 484, कितनी? तो 484 रागों की उत्पत्ति मानी है। उत्पत्ति
मानी है। तो इन्होंने एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति मानी है। इतना नोट करेंगे। फिर एक और लिखेंगे कि विद्यारण्य जी क्या कहते हैं। तो उन्होंने नंबर 4 लिख लीजिए। मार्कर थोड़ा डाउन हो गया है। तो नंबर 4 लिखेंगे कि विद्यारण्य जी ने 15 मेल माने हैं। कितने? तो इन्होंने 15 मेल माने हैं। वैसे इन्हीं का इम्पोर्टेंट है ज्यादा जो पूछा जाता है, लोचन का, रामा माती जी का, वेंकटमुखी का। तो यहाँ आप ऐसे ही लिख लीजिए कि इन्होंने, विद्यारण्य जी ने 15 मेल माने हैं। अपनी ग्रंथ में कितने मेल माने हैं? तो 15 मेल। पंद्रह मेल को माना है। तो नोट कर लीजिए इतना। तो जैसा कि मैंने आपको अलग अलग विद्वानों के मतानुसार भी थाटों की संख्या बता दी है। तो जैसा कि आज की क्लास में हमने क्या जाना कि जो हमारे थाट के थाट को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो आधुनिक विद्वान हमारे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं, जिन्होंने कुल थाट संख्या 32 मानी। लेकिन 32 में से भी उन्होंने सभी रागों के लिए मुख्य 10 थाटों को वर्गीकृत किया। और जो हमारे 10 थाट थे वो मैंने आपको बता दिए, उनके नाम, स्वर स्वरूप जो था वो भी मैंने आपको लिखा दिया है। तो जैसा कि इतना नोट कर लीजिए आप। और लिखना चाहें तो एक और चीज छूटी है, जो हमारे 10 थाट हैं उनमें से कुछ थाट जो उनके पाश्चात्य में भी नाम है, तो वो मैंने आपको अभी नोट नहीं कराए हैं। आप बताएं तो मैं वो भी नोट करा दे रही हूँ। तो चलिए उनको भी लिख लेते हैं कि बिलावल को पाश्चात्य में क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि हिंदुस्तानी थाट नाम, ये हो जाएंगे हिंदुस्तानी थाट नाम। और इधर लिख लीजिए पाश्चात्य थाट नाम। तो चलिए दोनों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिलावल, यानी कि जो हमारे 10 थाट हैं उनके नाम पाश्चात्य में सभी थाटों के नहीं मिलते, लेकिन 7 थाट के नाम हमें मिलते हैं। तो सबसे जानेंगे कि बिलावल। बिलावल। नंबर 2 पे लिख लीजिए आप कल्याण। फिर लिख लीजिए खमाज। नंबर 4, अभी हम ये हिंदुस्तानी थाट नाम में लिख रहे हैं, काफी। भैरव। एक मिनट दीजिए, मेरे को मार्कर नहीं चल रहा। भैरव, उसके बाद आसावरी और भैरवी। नंबर 7 भैरवी। तो चलिए आइए इनके नाम समझ लेते हैं। तो बिलावल को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं?
तो आयोनियन नाम से जाना जाता है। आयोनियन, तो ये इसका बिलावल का पाश्चात्य नाम है। कल्याण को हम लीडियन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बताया नहीं जाता लेकिन मैं आपको लिखा रही हूँ। आपको अधिकतर क्लास में ये देखने को नहीं मिलेगा टॉपिक। मैक्सोलीडियन, तो खमाज को क्या कहते हैं? तो मैक्सोलीडियन के नाम से जाना जाता है। काफी यानी कि डोरियन, काफी को डोरियन कहते हैं। भैरव को डबल हार्मोनिक कहते हैं। डबल हार्मोनिक, हार्मोनिक, ठीक है, डबल हार्मोनिक। अब हमारा क्या बचा? तो आसावरी। आसावरी को एओलियन कहते हैं। एओलियन, और भैरवी को फ्रीजियन कहते हैं। तो ये हमारे पाश्चात्य 7 नाम हैं जिन्हें हम हिंदुस्तानी में बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, भैरव, आसावरी और भैरवी के नाम से जानते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी बिलावल को पाश्चात्य में किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि बिलावल को किस नाम से जानते हैं? तो आयोनियन। ऐसे करके आप 7 थाटों को अच्छे से पाश्चात्य नाम याद कर लेना, ठीक है। और जैसा कि आज हमने अपने थाट राग वर्गीकरण को अच्छे से कवर किया, आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे राग वर्गीकरण की। तो चलिए, इतना आज के लिए काफी है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।